बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं 1857 से लेके 1947 तक। इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। 1857 से लेके 1947 तक ये 100 ईयर बनते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने तवज्जो से सुनना है और नोट्स भी साथ बनाने हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी। दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी क्यों लड़ी गई और किसने लड़ी और किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई? मुसलमानों ने और हिंदुओं ने जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ मुश्तरका जंग लड़ी उसको हम जंग आज़ादी का नाम देते हैं। और दूसरी नज़र में, अंग्रेज़ों की नज़र में, गोरों की नज़र में, ब्रिटिश की नज़र में इसको रिवॉल्ट भी कहा जाता है, गदर, खिलाफ वर्जी कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने हमारे ख़िलाफ़ क्यों जंग लड़ी गई और ये जो छोटे पैमाने के ऊपर लड़ी गई। इसके काज़िज़ के बारे में हम बात करते हैं, वजूहात के बारे में। इससे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे कि 1600 से लेके 1800 तक ये दो साल बनते हैं। 1600 में अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आते हैं, गोरे एज ए ताजर बनकर, मर्चेंट बनकर, और इन 200 सालों में वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने वो कब्ज़ा कर लेते हैं 80%। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी की सारी हिंदुस्तान में वो अंग्रेज़ों के पास थी। 80% जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो निज़ाम चल रहा था, वो गोरे ही चला रहे थे। सोशल एंड रिलीजन के बारे में हम बात करते हैं कि एक ही वक्त में सिखों और हिंदुओं और मुसलमानों को आर्मी में भर्ती किया जाता और कम ज़ात हिंदुओं को एक ही जगह बिठाया जाता और सिखों की दाढ़ियाँ भी मंडवाई जाती। इस तरह उनके रिलीजन के ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला किया। सोशल के बारे में हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ों के ही पास पूरा कंट्रोल था और हिंदुस्तानी जो थे वो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अब मुल्क भी हिंदुस्तानियों का है और उसके ऊपर कोई और हुकूमत कर रहा है और उनको ग़ुलाम बनाया हुआ है। अब आर्मी के बारे में बात करते हैं कि हिंदुस्तान में जो आर्मी थी वो भी गोरे ही चलाते थे, क्योंकि बड़े बड़े अफसर जो थे वो अंग्रेज़ थे, गोरे थे, और जो हिंदुस्तानी थे उनको सिपाही बना के रखा जाता और सिपाही ही भर्ती किए जाते और सिपाही से ऊपर उनको कोई रैंक नहीं मिलता। अब इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर जब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, हिंदुस्तानियों के ऊपर टैक्स लगा दिए। आपको बताते जाएं कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था और जो हिंदुस्तानी पहले चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, बाहर के मुल्क में बेचते थे, अब वही हिंदुस्तानी अपने मुल्क में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और चीज़ों को इंपोर्ट करने लगे हैं बाहर से, वो भी यूके से। अब जिनकी हुकूमत है हिंदुस्तान के ऊपर, उन्हीं के मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और टैक्स इस तरह बढ़ा दिया गया। जिस तरह आपको हम मिसाल देते हैं कि 10 बोरियां हैं गंदम की, उसमें से 7 बोरियां अंग्रेज़ ले लें और 2 बोरी हिंदुस्तानियों को बच जाए, वो किस तरह सरवाइव कर सकते थे? इस वजूहात के बिना के ऊपर उन्होंने फिर जंग लड़ी। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उनको जंग में बड़ा नुकसान हुआ और 1857 में वो ख़त्म होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद ये जो ताज था, ये जो हुकूमत थी, ये ताज बरतानिया को शिफ्ट हो गया 1858 के तहत। अब क्या हुआ, इस दरमियान एक जंग भी लड़ी गई और वो नाकाम होगी। बहरहाल हिंदुस्तानियों को आटे में नमक के बराबर उनको हकूक़ मिलना शुरू हो गए। और काज़ेज़ ऑफ फेलियर की बात करते हैं,
जंग के बाद तो लीडरशिप हिंदुस्तानियों के पास थी नहीं, 3-4 लीडर थे, बहरहाल वो अपनी अपनी टेरिटरी में रहकर काम कर रहे थे। उसके बाद रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज तो सारे अंग्रेज़ों के पास थे, हिंदुस्तानियों के पास कुछ नहीं थे। इस तरह उनको नुकसान हुआ। एजुकेशन नहीं थी, स्ट्रेटजी कोई नहीं थी कि किस तरह इसको आगे लेके चलें। और इम्पेक्ट क्या हुआ कि मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और हिंदुओं को कम नुकसान हुआ, क्योंकि हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और डिवाइड एंड रूल के मुताबिक उनको अपने साथ मिला दिया गया।